के लिए। और हमारे ग्रुप के लगभग 90% लोग आर्थराइटिस के लेवल पर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेवल पर, रोमेटिक आर्थराइटिस के लेवल पर, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस के लेवल पर, सपोरेटिंग एंड नॉन सपोरेटिंग आर्थराइटिस के लेवल पर, इवन गोनोकोकल या ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेवल पर, रोमेटिक आर्थराइटिस के लेवल पर मास्टर बन चुके हैं दोस्तों। क्यों मास्टर बन चुके हैं, आप भी आज का पूरा टॉपिक समझने के बाद आप समझ जाओगे। ठीक है, जब हम बोन से रिलेटेड किसी भी डिसीज के बारे में जानना चाहते हैं, हमें बहुत सारी चीजें जानना होती है। हमें ये जानना होता है कि मिनरलाइजेशन कैपेसिटी कैसे। जी जैन सर, गुड मॉर्निंग। जब आप यहाँ पर मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को समझते हैं तो आपको बहुत सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। जब आप किसी सेल को देखते हैं, अभी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल जानना, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सर बहुत डीप में बता रहे हो, इतना तो एमबीबीएस लोग पढ़ते हैं, तो हम एमबीबीएस से कम है क्या? हमारा साइंस एमबीबीएस से 10 गुना आगे है दोस्तों, लेकिन आपको समझने की जरूरत है बस। ठीक है, जब आप यहाँ पर टिपिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए सेल है, सेल के अंदर कैल्शियम चैनल होता है, सोडियम चैनल होता है, पोटेशियम चैनल होता है, सारे चैनल्स होते हैं और उन चैनल्स का अपना एक काम होता है। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ डीप में। जब आप बारीकी समझ जाओगे ना तो बड़ी से बड़ी डिसीज को, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास ऑर्गन्स की रेमेडी है, हमारे पास सेल की फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज तक जाने तक की डिसीज पे, सब पे हमारा काम है दोस्तों। ऐसा नहीं है किसी को डायबिटीज हुआ तो सीधा फिफ्थ स्टेज में चला जाएगा, पहले फर्स्ट स्टेज में आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिर उनकी कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी ऐसी आएगी। ऐसे ही अर्थराइटिस में भी होता है। तो मिनरलाइजेशन कैपेसिटी यानी कैल्शियम का लेवल जब प्रभावित होता है, तब हम मान के चलते हैं कि हमारी बॉडी में डेफिनेटली अब अर्थराइटिस डेवलप होता है। अब आपको क्लियर करना है दोस्तों कि जब ऑर्गन नया, भाई नई मोटरसाइकिल, नई कार लाया तो रोज चमका रहे हो उसको, लेकिन थोड़ा सा 2 साल 3 साल गए तो आपने चमकाना कम कर दिया, फिर और 3-4 साल गए तो आपने उसको चमकाना ही बंद कर दिया, नहीं यार अब तो दे के दूसरी लेना है यार। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ करते हैं, यानी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को आप डिस्टर्ब करते हो, ना एक्सरसाइज कर रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो ढंग से, जो चीज खाना पीना चाहिए वो नहीं खा रहे, तली गली चीज खूब खा रहे हो। ठीक है, इस कारण से आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है प्रभावित होती है। क्या होती है प्रभावित? our body is partly controlled by nervous system and partly by hormonal system। ये दो सिस्टम आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों सिस्टम को अव्यवस्थित कर रहे हो। ठीक है, हार्मोनल सिस्टम मतलब ग्रोथ के लेवल पर, नर्वस सिस्टम मतलब पूरी बॉडी के फंक्शन को कम ज्यादा करने के लेवल पर। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए अभी सर ने पूछा 19 147, मैंने इसीलिए कहा अगर आपको बॉडी की ग्रोथ कराना है 19, अगर बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, किसी चीज की कमी है, पूर्ति कराना 19, लेकिन अगर 19 से D6 का प्रयोग करते हो उसकी तुलना में थर्ड डायल्यूशन 3 गुना ज्यादा काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि 19 रेशियो इतनी दूर काम करेगा तो थर्ड डायल्यूशन इतनी दूर काम करेगा। अर्थात मल्टीपल डिसऑर्डर के लेवल पर जब भी कभी ट्रीटमेंट करोगे 19 से ज्यादा बेनिफिशियल है 147, याद रखना आप। इसीलिए मैं अर्थराइटिस की जब बात करूंगा तो आपको 147 के रेशियो से ही बताऊंगा। ठीक है, अर्थराइटिस जितना भी होता है, अर्थराइटिस का लेवल 19 रेशियो से बहुत बार ऐसा होता है एग्रावेट हो जाता है, बहुत बार तकलीफें बढ़ जाती है उसमें। क्यों? ये समझने की बात है दोस्तों। जब हम लोग हमारे प्रोटोकॉल तय करते हैं तो मैं आपको 3 प्रोटोकॉल बताऊंगा लास्ट में, इस पूरे प्रोटोकॉल के बाद में लास्ट में 3 प्रोटोकॉल बताऊंगा, और उन्हीं 3 प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपकी पूरी बॉडी का फंक्शन निर्धारित हो गया। और आजकल तो हमने एनाल्जेसिक ड्राफ्ट बना लिया तो फिर तो मतलब जादू होने लग गया दोस्तों। 4 प्रोटोकॉल में आप अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक एक 2-2 मेडिसिन एंड किया, बाहर निकाला, अंदर डाला, आप देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। हम बात करते हैं अर्थराइटिस की दोस्तों। आज के समय में हिंदुस्तान में ऐसा कोई डॉक्टर आप में से मौजूद नहीं है जिसके पास डेली एक अर्थराइटिस का पेशेंट ना आता हो। जिनकी प्रैक्टिस चालू है उनकी बात कर रहा हूं, जो भी नए नए हैं उनको समझने की जरूरत है दोस्तों। अर्थराइटिस पर अगर एक पेशेंट को जादू बता दिया, 100 पेशेंट के लिए तैयार हो जाइए। 6 महीने में 100 पेशेंट आ रहे हैं आपके पास। क्यों आ रहे, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अर्थराइटिस बहुत ही कॉमन होता है किंतु अच्छे से समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि बहुत सारे प्रकार होते हैं। अर्थराइटिस तो एक केवल डेफिनेशन है कि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना अर्थराइटिस कहलाता है। ठीक है, लेकिन रोमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नॉन सपोरेटिव, सपोरेटिव, ट्यूबरकुलर,
गोनोकोकल या पायोजेनिक अर्थराइटिस, कहीं एक्सीडेंट हुआ, पस पड़ा, उसके कारण अर्थराइटिस। ये डिफरेंट टेक्निक्स होती है, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं मॉडर्न साइंस के लेवल पर, और उन मॉडर्न साइंस के लेवल पर उन चीजों को डायग्नोस करना, उन चीजों को समझना ही आपको वहां पर दोस्तों अर्थराइटिस की एक मास्टर बनाने का काम करेगा। एक्चुअली अर्थराइटिस होता क्या है? एक्चुअली अर्थराइटिस एक सिंगल डिसीज नहीं है, ये जॉइंट पेन या जॉइंट डिसीज को रिफर करने का एक इनफॉर्मल वे है कि यहाँ पर जॉइंट में पेन हो, कोई एक जॉइंट में अगर एक ऑर्गन में डिसीज होता है आप उस ऑर्गन के नाम से डिसीज का नॉमेनक्लेचर दोगे, लेकिन यहाँ तो मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए जॉइंट पेन या जॉइंट की डिसीज को रिफरल करने की वे है, जो एक डेफिनेशन है, जो अर्थराइटिस कहलाती है दोस्तों। अर्थराइटिस और इससे रिलेटेड जितनी भी कंडीशन होती है, बहुत सारे प्रकार होते हैं, सभी एज, सभी सेक्स, सभी जातियां, सभी समाज, सारे देशों में दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में वहां पर अर्थराइटिस कॉज होते हुए देखा गया। लेकिन इंडिया में डिसेबिलिटी का सबसे लीडिंग कॉज अर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, और आज के समय में सबसे मेजर समस्या के रूप में आफ्टर 45 इयर्स के महिलाओं और जेंट्स को देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? आपकी गलतियों के कारण, डॉक्टर्स की नहीं, पेशेंट की गलती। ठीक है, पेशेंट ने जब काम किया तब किया, लेकिन जितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए था, जो एक बैलेंस डाइट होती, क्या उसने लिया? नहीं लिया। अगर बैलेंस डाइट नहीं लिया तो आपने तो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन भी पर्याप्त नहीं किया होगा। ओस्टियोपोरोसिस सबसे कॉमन हो रहा है आजकल। आप देखो आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड फूड हो रहे हैं, बहुत सारे खाने में ऐसी मिलावट हो रही है जिसके कारण आपका ओस्टियोपोरोसिस और जल्दी बढ़ गया, और बढ़ने के कारण आप देखो आजकल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, HLA-B27 पहले कहाँ मिलता था दोस्तों? जब हमने पढ़ाई करी हजारों में एक पेशेंट हम ढूंढते थे, कहाँ है HLA-B27। अभी एक कंडीशन है, मैं भी 112 पेशेंट का मैं खुद अकेला ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। आप में से ग्रुप में से कितने डॉक्टर्स होंगे जिनके पास एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट रहे होंगे और वो ट्रीटमेंट कर रहे होंगे दोस्तों? इसीलिए आपको ये सारी चीज टेबल प्रैक्टिस में देखने का है, आपको ये सारी चीज वहां पर करने का है दोस्तों। इसीलिए सभी एज सेक्स के व्यक्तियों में अर्थराइटिस डेवलप होता है। अर्थराइटिस एक सिंगल जॉइंट में भी हो सकता है या मल्टीपल जॉइंट्स की होने वाला इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों। अब जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना तो जॉइंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। जॉइंट्स कैसे पढ़ोगे दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। ये दो बोन है, ये दो बोन, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है, एक सीधा मिलकर इस पर, जैसे आप नी जॉइंट पे जाओगे वहां पर ये मिला, मिलके इसके ऊपर पेटेला, और पेटेला के ऊपर से मसल्स ने इसको पकड़ा। सिंपल सी बात है, दो बोन आपस में जब मिल रही है, दोनों बोन का एक एक एरिया, अपोजिट एरिया वहां पर मिल रहा है, मिलने के बाद में उसके ऊपर कवरिंग हो रही है, ये जॉइंट कहला रहा है। और उस जॉइंट के अंदर एक मेम्ब्रेन होगी जो उसको कवर करेगी, उसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और उस साइनोवियल मेम्ब्रेन, चूंकि म्यूकस मेम्ब्रेन सीरस मेम्ब्रेन होती है, यहां से लगातार फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये साइनोवियल फ्लूइड उसी तरह काम करता है जिस प्रकार आपके मोटरसाइकिल में आप ऑयल रखते हो, ऑयल डालते हो ना इंजन में, या कार में ऑयल डालते हो। ऑयल क्या करता है? ऑयल इंजन को लुब्रिकेट करता है, घिसने नहीं देता। ठीक है, इसीलिए साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पर जॉइंट्स के मूवमेंट में इस प्रकार से लुब्रिकेशन का काम करता है, चिकनाई डेवलप करने का काम करता है, जिसके कारण आपका जॉइंट वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपके जॉइंट में किसी प्रकार की चोट लगी, तो चोट किस पे लगेगी? सबसे पहले मसल्स पे, उसके बाद मेम्ब्रेन पे, उसके बाद बोन पे। ठीक है, अगर डीप सीटेड इंजुरी तो सीधे बोन से इंजुरी चालू होगी, आपके मसल्स पे, आपके बोन के लेवल पर, आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन के लेवल पर होगी। ठीक है, अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है उसको कहते हैं साइनोवाइटिस, पूरा सूज जाएगा। आप देखो अर्थराइटिस में जब ओस्टियो अर्थराइटिस या रूमेटिक अर्थराइटिस होता है, पूरा जॉइंट सूज जाता है। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग पढ़ेंगे डेली। अभी एक अर्थराइटिस, ओस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, तो ये चीजें समझेंगे। आज हम केवल अर्थराइटिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। अर्थराइटिस को समझे कैसे हम? ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आप डिफरेंट वे में समझेंगे तो जॉइंट्स के लेवल पर जब इन्फ्लामेशन, भाई यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है, उससे गाउट डेवलप हो रहा है। ठीक है, जब आपके जॉइंट्स में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होता है, वो वहां पर किसी न किसी प्रकार की कंडीशंस को डेवलप करते रहता है।
ठीक है, हमारी बॉडी में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस लीवर के माध्यम से चलती रहती है। अगर आपने लीवर को प्यूरिफाई कर दिया, आपको अर्थराइटिस होने की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन अगर आपने प्यूरिफाई नहीं करा, आपको अर्थराइटिस होने की संभावना और बढ़ जाएगी दोस्तों, एज फैक्टर के हिसाब से। इसीलिए आपको याद रखना है, अर्थराइटिस एक या अनेक जॉइंट्स का होने वाला इन्फ्लामेशन है, और अर्थराइटिस का जो मेन सिम्टम होता है ना, जॉइंट पेन और स्टिफनेस। ठीक है, ये दो मेन सिम्टम है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब आपका जॉइंट का मूवमेंट जो होता है वो प्रभावित हो रहा है, और प्रभावित होने के कारण स्वेलिंग डेवलप हो रही है, और स्वेलिंग डेवलप होने के कारण मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूं, अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूं, आपका सीधा ध्यान जाना चाहिए कि ये मेन सिम्टम लेकर आ रहा है, यानी जॉइंट पेन है, स्टीफनेस है। अब हमारा मकसद क्या होना चाहिए? अभी मैंने कहा, आप याद रखिए, प्रोटोकॉल नंबर 1, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो रहा, यानी आपके बॉडी में जो लगना चाहिए नहीं लग रहा, लेकिन कैटाबॉलिक प्रोसेस होकर ज्यादा बन रहा है, और ज्यादा बन रहा है तो वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, न कि बाहर जा रहा। अगर आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा, तो लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी क्या? जिन लोगों ने फर्स्ट सेम किया है उनको पता है, लास्ट मेटाबॉलिक रेमेडी S6, यानी वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालना है। आपका पहला प्रोटोकॉल क्या होगा अर्थराइटिस के लेवल पर? S6C6Ven1G। ठीक है, इसको मैं बाद में आपको एक 3-4 फार्मूले उसमें लेकर आऊंगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो S6C6Ven1G पहला प्रोटोकॉल होना चाहिए। जितनी भी गंदगी कलेक्ट हो रही है, उस गंदगी को बाहर निकालना, पूरे मसल्स के लेवल से, पूरे बोन के लेवल से, पूरे जॉइंट्स के लेवल से S6C6Ven1G का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, यही कारण है यूरिक एसिड को भी हम फटाफट, गाउट को भी फटाफट कवर करते हैं दोस्तों। इसीलिए हम चैलेंज करते हैं, हमने एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया है D2 के लेवल पर, जो 1.5 से 2 महीने में किसी भी प्रकार के यूरिक एसिड को बाहर निकाल के फेंक देता है। याद रखिएगा आप दोस्तों इस बात को। मेन सिम्टम क्या है? जॉइंट पेन और स्टीफनेस, यानी कहीं कुछ अड़ रहा है, कुछ जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में कुछ कलेक्ट हो रहा है, जिसके कारण तो इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है। उसको वहां से बाहर निकालना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो बाहर निकल गया, यूरिन फ्लो बढ़ गया, गंदगी बाहर निकल गई, तो सबसे पहले तो रिलीफ ये होगा कि जो स्टीफनेस होती है, जो जॉइंट पेन हो रहा है, वो उसमें सबसे पहले रिलीफ होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप यहाँ पर कंटिन्यू इसकी पूरी प्रोसेस को जानेंगे, तो आपको याद रखना है, अर्थराइटिस को जो मुख्य कॉमन टाइप है वो 2 ही प्रकार के, लेकिन जब अलग अलग आप स्टडी करोगे, डीप में सर्जिकल पॉइंट से स्टडी करोगे, आपको पता लगेगा बहुत सारे बैक्टीरिया के कारण वहां पर अर्थराइटिस डेवलप होता है, पायोजेनिक अर्थराइटिस। ठीक है, तो 2 सिंपल आपको जो नजर आएंगे ना, वो 2 ही आएंगे, एक ओस्टियोआर्थराइटिस नजर आएगा, एक रूमेटिक अर्थराइटिस नजर आएगा। दोनों के प्रोटोकॉल की चर्चा हम पर्टिकुलर जगह पे करेंगे, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर अलग अलग होता है। इसीलिए मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, जब हम इसको कल स्टडी करेंगे तो उसका पूरा डिटेल लिंक हम स्टडी करेंगे। ओस्टियोआर्थराइटिस के कारण क्या होगा? जब किसी को आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ही तो इलेक्ट्रोमोपैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो आपको फिजियो एनाटॉमी पैथोलॉजी का ट्रायंगल समझा रहा हूं दोस्तों। ये ट्रायंगल कितना इंपॉर्टेंट है, यानी ओस्टियोआर्थराइटिस के कारण जब आप देखोगे, कार्टिलेज एकदम हार्ड हो गया, ठीक है, हार्ड कार्टिलेज हो गया और स्लिपरी हो गया, चिकना हो गया। ठीक है, जहां पर ये 2 जॉइंट बनते हैं, वहां की बोन्स के इनको कवर करने वाला जो टिश्यूज होता है, जब वो हार्ड हो गया, स्लिपरी हो गया, तो क्या होगा? एकदम से स्लिप होगा, और जब स्लिप होगा तो क्या होगा? आप देखो, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स होगा, जिसके कारण लिगामेंट ब्रेक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो कंडीशन जिसमें वहां पर स्लिपरी हो जाता है और लिगामेंट ब्रेक हो जाते हैं, कार्टिलेज ब्रेक हो जाते हैं, वो ओस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। याद रख लेना आप इस बात को। ठीक है, जहां पर क्रैक्स हो जाते हैं जॉइंट्स के, लिगामेंट, टेंडन्स, उस कंडीशन को ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन जब रोमेटिक अर्थराइटिस होगा तो क्या होगा दोस्तों? रोमेटिक अर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिसीज। रोमेटिक अर्थराइटिस क्या है? रोमेटिक अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि जॉइंट्स के लाइनिंग पर सबसे पहले असर डालता है। ठीक है, जो जॉइंट्स की लाइनिंग है ना, उस पर सबसे पहले असर डालता है। और ऑटोइम्यून डिसीज, ऑटोइम्यून करता क्या है? ऑटोइम्यूनिटी के लेवल पर जब आप जाओगे, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करते रहते हैं बॉडी को। लेकिन जब वही हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लग जाए, वो कहलाता है रूमेटिक अर्थराइटिस। तो रूमेटिक अर्थराइटिस का जब ट्रीटमेंट करोगे, S5Ven1 1000 इज अ स्पेशल मेडिसिन टू क्योर ऑल केसेस ऑफ रूमेटिक अर्थराइटिस इन 1000 or 5000 or 10,000 dilution, 3 doses in month।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसीलिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दूसरी बात, जब आप कॉजेस के लेवल पर जाते हो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉजेस तय होते हैं, कभी भी एक दूसरे के प्रोटोकॉल सेम कभी नहीं बनते, याद रखना आप। अर्थराइटिस का टाइप को वहां पर डिटर्मिनेशन किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहते हो, इंजुरीज के कारण अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो, ठीक है, यदि मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज के कारण गाउट या सूडो गाउट डेवलप हो रहा है तो, ठीक है, गाउट या सूडो गाउट मतलब स्वेलिंग आकर गठाने बन गए जॉइंट्स के लेवल पर, ठीक है, वहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके ब्लड के माध्यम से सीधे जॉइंट्स में चले गए तो, ठीक है, मिस डायरेक्टेड इम्यून सिस्टम के कारण ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसके कारण रूमेटिक अर्थराइटिस डेवलप हो गया तो कॉजेज आप देख रहे हो ना, कॉजेज सब अलग अलग है, इसीलिए आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा दोस्तों। आखिर में मैं आपको 4 प्रोटोकॉल में सारा एक कर दूंगा, इसमें सभी एक आ गए, ये जितने भी अर्थराइटिस मैं बता रहा हूं सब आ जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा आपको सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटस के कारण भी आपको जब अर्थराइटिस होता है थोड़ा सा डिफरेंट प्रोटोकॉल आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूं कि काज जानिए, अगर आप काज नहीं जानेंगे आप केवल और केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप प्रोटोकॉल में आपका टाइम तो वेस्ट होगा, सामने वाले आदमी का भी टाइम वेस्ट कर देंगे आप, और यही कारण है बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। जब इन्फ्लामेशन होता है दोस्तों, और जो केमिकल बॉडी से ब्लड में रिलीज होते हैं, ठीक है, उसके कारण टिश्यू अफेक्टेड हो जाते हैं दोस्तों। यही केमिकल के रिलीज के कारण इंजुरी या इन्फेक्शन के एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, हमने इन्फ्लामेशन में पढ़ा है दोस्तों, ठीक है, जिसके कारण वह एरिया एकदम रेडनेस और वार्म हो जाता है, मतलब वही 5 सिम्टम इन्फ्लामेशन के यहाँ भी डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैं पहले आपको इन्फ्लामेशन बताया, कुछ केमिकल जब इस प्रकार से वहां कलेक्ट होंगे, आप देखो वो टिश्यू में फ्लूइड में चले जाएंगे, लीक होने लग जाएंगे उस जॉइंट से, और जब टिश्यू के फ्लूइड में वो लिक्विड लीक हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ओडिमा, स्वेलिंग, ठीक है, वहां पर स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी। यही तो कारण है इन्फ्लामेशन में, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, स्टीफनेस, हॉटनेस, वार्मनेस, गरम नम। आप अलग ही उस एरिया को देखोगे गरम लगेगा, आप बॉडी के दूसरे एरिया के पेशेंट को छूओगे ना ठंडा, उस एरिया को जहां इन्फ्लामेशन है छूओगे ना गर्म लगेगा। ये डायग्नोसिस का पॉइंट्स है, ठीक है, और जब ये डायग्नोसिस होगा आपका पूरा कैरेक्टर नजर आएगा आपको दोस्तों कि हाँ वाकई में ये कंडीशन डेवलप हो रही है। इसीलिए जब आप सिम्टोमेटिक कंडीशंस को सिलेक्ट करोगे तो कॉज के ऊपर डिपेंड करेंगे सिम्टम, कौन सा कॉज है उसी के अकॉर्डिंग सिम्टम आएंगे, ठीक है। ओस्टियो अर्थराइटिस का जो सिम्टम देखोगे, जॉइंट में पेन और वहां पर धीरे धीरे होने वाली प्रोग्रेसिव स्टीफनेस डेवलप होना सबसे कॉमन होता है। अचानक पेशेंट को पेन हो रहा है, धीरे धीरे स्टीफ हो रहा है, बैठता है तो उठ नहीं पा रहा, लेटता है तो बैठ नहीं पा रहा, बैठा हुआ है, लंबा खड़ा हुआ है, लंबा चला हुआ है, लेटेगा तो लेट नहीं पा रहा, यानी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वहां पर डेवलप हो रही है, जो वहां पर ओस्टियोआर्थराइटिस को दर्शाती है दोस्तों। जब रूमेटिक अर्थराइटिस के लेवल पर जाओगे, सिम्टम में क्या होगा, सबसे पहले पेनफुल स्वेलिंग, हमने यहाँ पर स्वेलिंग नहीं बताई ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या स्टीफनेस मेन साइन है, लेकिन यहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग होगा, इन्फ्लामेशन होगा फिंगर में, आर्म्स में, लेग्स में, व्रिस्ट में, उसके बाद में वहां पर स्टीफनेस उत्पन्न होती है दोस्तों, या ये कहें उसी जॉइंट में या बॉडी के दोनों साइड में डेवलप होती है। इसीलिए दोस्तों विशेष रूप से जब हम उठते बैठते हैं तब अवॉकनिंग होती है, यानी आप एकाएक उठ के नहीं चल सकते, इतने सारी कॉम्प्लिकेशन केवल और केवल रूमेटिक अर्थराइटिस में देखने को मिलती है। यानी हमारी बॉडी में कहीं भी इंजुरी का या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शियस अर्थराइटिस जब डेवलप होता है दोस्तों, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी पेशेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नोट डाउन करेंगे, उससे पूछिए आपको कोई इंजुरी हुई थी, अगर इंजुरी हुई थी उसके बाद आपको क्या फीवर आया था, क्या आपको ठंड लगी थी, क्या जॉइंट में आपको उसके बाद स्वेलिंग आई थी, क्या आपको टेंडरनेस हुआ था, क्या आपको वहां पर बहुत ही सीवियर शार्प पेन हुआ था, अगर ये सब कैरेक्टर होता है आप मान जाइए कि इसको अर्थराइटिस हो गया, वो भी इन्फेक्टिव अर्थराइटिस के रूप में डेवलप हो रहा। इसीलिए अर्थराइटिस के जो भी मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं ना दोस्तों, वो जॉइंट्स जो इसमें इन्वॉल्व होता है, वो अर्थराइटिस के टाइप के आधार पर आपको साइन और सिम्टम कलेक्ट करना पड़ेगा। पेन, स्टीफनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, ऐसा आदमी ज्यादा मोशन खुल के काम नहीं कर पाएगा, ज्यादा लोड नहीं उठा पाएगा, इसीलिए जॉइंट में इन्फ्लामेशन, इन्फ्लाम जॉइंट में टेंडरनेस होना, पेन होना और जॉइंट का फंक्शन लिमिटेड हो जाना, इस सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इसीलिए आपका प्रोटोकॉल निर्धारित हो जाता है कि इसका
ऐसा ऐसा कंडीशन है, यहाँ पर लिमिटेशन को करेक्ट करना है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी अर्थराइटिस की बात आएगी हाई पोटेंसी के मेडिसिन याद रखिएगा आप, यानी 147 का रेशियो याद रखिएगा। रोमेटिक अर्थराइटिस आएगी तो सीधा 147 सेकेंड डायल्यूशन, या फिर आप D5 या D6 में जाइएगा, क्योंकि वहां पर न्यूट्रिशन की जरूरत होगी और यहाँ पर नेगेटिव मेडिसिन की जरूरत होगी। कान खोल के सुन लीजिएगा, तभी रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, बहुत मुश्किल से पेशेंट ठीक हो पाता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, अर्ली स्टेजेस में अर्थराइटिस का डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है, किस कारण से हो रहा है, इसीलिए इसमें कई सिंगल टेस्ट आप वहां पर दोस्तों उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सिम्टम अलग अलग होते हैं और अकॉर्डिंग टू सिम्टम डेफिनेटली हमें अलग अलग टेस्ट करानी पड़ेगी। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन के आधार पर जब हम वहां पर सिंगल टेस्ट कराएंगे तो आपको याद रखना है, सबसे पहले ESR करा लीजिए आप, CBC ESR करा लीजिए। ESR अगर बड़ा हुआ है, आपको मान के चलिएगा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, जब सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हो, अभी देखा ना आपने इस काल में, कोरोना काल में सी रिएक्टिव प्रोटीन कितना ज्यादा कराते हैं, तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन यहाँ पर काम आता है कि वो इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन है क्या, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है क्या। जितने भी कोरोना में CRP कराए गए 90% लोगों को नॉर्मल आए हैं दोस्तों, केवल 10% लोगों को बड़े हुए। नॉर्मल इन्फ्लामेशन की प्रोसेस, जब वायरल इन्फेक्शन होता है आसानी के साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर किसी वायरल के लिए कंट्रोल नहीं कर पाता। जो इंटरफेरॉन है वो कुछ समय तक काम करता है, लेकिन बाद में तो वायरस इतना स्ट्रेंथ बना लेता है, DNA RNA में चेंज कर देता है, इसी वजह से वहां पर वो पॉप अप कर जाता है और हम लोग परेशान होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन हर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में बढ़ा हुआ मिलेगा, इसीलिए जो इंडिकेट करेगा कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वो कितनी है, वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए जब रूमेटिक फैक्टर के लेवल पर जाओगे, एंटी CCP टेस्ट कराइए आप, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टिड एंटीबॉडीज टेस्ट, जो डायरेक्टली बता देगा कि आपको यहाँ पर इस कंडीशन में एंटीबॉडीज बनी हुई है, अर्थात आपका अर्थराइटिस पॉजिटिव है दोस्तों। CBC टेस्ट इसीलिए कराया जाता है कि एक्यूट है क्रॉनिक है, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ, टोटल काउंट बढ़ा हुआ, एक्यूट है, टोटल काउंट मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं, कम ज्यादा नहीं, बीच में है, और लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है, मान के चलिए क्रॉनिक है। ठीक है, इसीलिए वहां पर कराई जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना यहाँ पर, एक्सरे, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू सबसे बेटर इंडिकेशन होता है, लेटरल व्यू। ये दोनों तरीके से जब आप एक्सरे करा लेते हैं, जॉइंट के डिस्ट्रक्शन की डिग्री का पता चल जाता है कि जॉइंट कितने % अफेक्टेड हुआ है। और अगर आपने लगातार एक्सरे का विजिबल सीखा है, एक्सरे देखने सीखा है, तो केवल एक्सरे देखकर पोटेंसी निर्धारित करता हूं मैं। ठीक है, आपको भी समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। एक्सरे देखकर पोटेंसी निर्धारित हो जाती है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल्स होता है जो हम टेबल प्रैक्टिस में सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले हम बात करते हैं दोस्तों अर्थराइटिस का प्रोटोकॉल, जो मेनली किस लिए कैसे वहां पर सिलेक्ट हो रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको। H6C6N1G पूर्ण रूप से बॉडी में जो जमा हो रहा है उनको बाहर निकालना पहला मकसद है, उनको निकाल दीजिए। आपने ये दे दिया, अब देखिए यहाँ D6 में दे रहे हैं, यहाँ हम नेगेटिव आ गए। D6 में इसलिए देना जरूरी है, नेगेटिव जरूर दे रहे हैं लेकिन मेडिसिन उसमें ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स मेडिसिन के ज्यादा है, भले ही वो नेगेटिव है 1:9 के रेशियो से, लेकिन मॉलिक्यूल ज्यादा है, इनकी तुलना में नहीं है। इनमें मॉलिक्यूल्स के बजाय बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है दोस्तों। ठीक है, S1A2C4L1G200, ठीक है, S1A2C4L1G200 या C5S1A1L1 200, दोनों का लगभग सेम रिजल्ट आता है, लेकिन जिनमें मिनरलाइजेशन कैपेसिटी प्रभावित होती है उसमें ये बेस्ट काम करता है। जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन या वहां पर टिश्यू के लेवल पर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है उसमें ये काम करता है। ठीक है, दोनों का वेरिएशन है, दो में से एक सिलेक्ट कीजिए आप। S5-Ven1B अल्टरनेट देन C4L1Y, बहुत सारे लोग इसका भी रिजल्ट ले रहे हैं, मैंने इस पे भी फीडबैक लिया, इसको भी ट्राई किया, इसके भी रिजल्ट मुझे अच्छे मिले दोस्तों। लेकिन दिक्कत वही आती है, इनमें कम समय लगता है, इनमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। डिसाइड आपको करना है कि S5-Ven1B अल्टरनेट C4L1Y D6 में लेकर चलाना है या C11S6B अल्टरनेट देन C6Ven1G D6 में लेकर चलाना है। इसमें S5 C5A2L1 S6B C6Ven1G ये कंप्लीटली इनको देने की जरूरत नहीं है, ये प्रोटोकॉल में सब आ गया, ये भी कर सकते हो आप।
पांचवा होता है दोस्तों, जब आप एक्सटर्नल अप्लाई की बात करते हो, C4A1F2 L1RE को D4 में, या सीधा है स्पेशल पेनक्योराइल या आलपेनक्योराइल, जो आपको सूटेबल लग रहा है आपके एरिया में, उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। लेकिन ये तो एक्यूट अर्थराइटिस के लेवल पर केस में हुआ कि एक्यूट केस आया तो आप ये करोगे, लेकिन क्रॉनिक अर्थराइटिस हो गया तो दोस्तों, क्रॉनिक अर्थराइटिस में 3 नंबर का प्रोटोकॉल और 6 नंबर का प्रोटोकॉल बहुत मिरेकल काम करेगा, याद रख लेना। C3, C4, C5, A2, F1, G 200 या 1000। ठीक है, 200 दो तो डेली, 1000 दो तो हर चौथे दिन या वीकली दो। आप देखो कितना इमेजिनरी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत तेजी के साथ रिजल्ट आता है दोस्तों। लेकिन ये जब मैंने आपको सिंपली बताया, तो दोस्तों मैं आपको जो मेरा प्रोटोकॉल है, जो मैं हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स को कहता हूं, आपको यूज करना है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, और आप भटकना नहीं चाहते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में मिलेंगे दोस्तों। जनरल टॉनिक D5 या D6, S5, C4 RE, C11 Win1 G D6, S6 C6 L1 Y D6, एनाल्जेसिक ड्रॉप D6। दोस्तों ये 4 प्रोटोकॉल में आप हर प्रकार की कंडीशन को कवर कर सकते हो, किसी भी प्रकार की, कोई भी जॉइंट की डिसीज आ जाए, इसी में डायल्यूशन को कम ज्यादा करके ठीक कर सकते हो। किसी को हील पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन वहां कैल्शियम का डिपोजिशन कम है, इनको D4 कर दो आप। अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, अर्थराइटिस है, इनको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी 2 कंडीशन है, एक जब आपको लगता है कि पेशेंट बहुत खोखला है, उसने न्यूट्रिशन प्रॉपरली लिया नहीं है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन नजर आ रहा, कोई बात नहीं, हमें उससे क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास तो है, आप D4 से शुरू करो, D10 तक चले जाओ, आपका पेशेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको लगता है कि उससे थोड़ा सा एग्रावेट हो रहा, आप सीधा D10 से D4 आ जाओ, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, ज्यादातर केसेस में दोस्तों आपको D6 से D10 जाना है, या जो लोग 147 यूज करते हैं वो हाई पोटेंसी के लेवल पर जाइए, और उसके बाद में आप वहां पर 3rd डायल्यूशन से 10th डायल्यूशन चले जाइए, न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, नेगेटिव होती चली जाएगी, और आपका पेशेंट रिकवर होता चला जाएगा 100%। लेकिन 2 टेक्निक्स है, एक तो आप ऐसे चला सकते हो, और दूसरी टेक्निक है, आपको अगर रिजल्ट मिला, उसी मेडिसिन को 10 ड्रॉप आप दे रहे थे, आप 15 कर दो, उससे भी रिजल्ट मिला आप 20 कर दो, उससे भी रिजल्ट मिला 25 कर दो, 40 ड्रॉप जाते जाते आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये कंडीशन एग्रावेट करती है, आप उसको नेगेटिव करते चले जाओ, डोज वही रखो, आप 3rd की जगह 5th कर दो, 5th की जगह 10th कर दो, 10th की जगह 30 कर दो, 30 की जगह 200 कर दो, जितना नेगेटिव करोगे उतना ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो मेडिसिन होती है वो पेशेंट में एग्रावेट करती है, एक पेशेंट को 10th डायल्यूशन दिया, उसके बाद भी एग्रावेट कर गई। ठीक है, अब आप सोचो, अगर मैं 3rd देता तो क्या होता, फिर मैंने 10th से उसको 30 किया तो एग्रावेशन खत्म हो गया, 2 महीना 30 दिया, फिर 10th दिया तो फिर कुछ नहीं हुआ, तो उसको रिकवरी हो गई, फिर 10th से 5th करा, कुछ नहीं हुआ, और ज्यादा रिकवरी हो गई, फिर 5th से 3rd करा, इस प्रकार से नेगेटिव करता पॉजिटिव करता चला गया। पेशेंट D4 पे आने के बाद, यानी 1st डायल्यूशन के लेवल पर आने के बाद में पेशेंट कहता है कि अब तो मैं खेत में काम कर रहा हूँ, 50-50 किलो वजन उठा रहा हूँ, मेरी तो गठिया भाई कहाँ है, कुछ भी नहीं है मुझे। ठीक है, अब क्या जरूरत है, मैंने डायरेक्ट उसको C4F1 1000 दिया और मना कर दिया, अब आने की जरूरत नहीं, वीकली लेते रहना। इससे क्या हुआ, उसकी जो बोन की डेंसिटी होती होगी वो मेंटेन होती चली गई, और इसी कारण से बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिला दोस्तों। ये सारे प्रोटोकॉल्स टेबल प्रैक्टिस में तब विजिबल होते हैं, तब आप और हम जैसे लोग इसको मेंटेन करते हैं, हम और आप जब एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं कि भाई ये प्रोटोकॉल हमने दिया, इसका ये रिजल्ट मिला। ठीक है, हमारे ग्रुप में काफी लोग मेंबर मिल जाएंगे आपको जो इस चीज को प्रूव करते आ रहे हैं, जो अभी 4 महीने का बेसिक कोर्स करके आए वो भी, और जो नए हैं लेकिन उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो सुने हैं। कई लोगों का मुझे हमारे ग्रुप में नहीं है लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज आता, सर थैंक यू वेरी मच, आपने जो प्रोटोकॉल बताया हमने 5 पेशेंट पे यूज किया, 5 ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे केसेस के बाद में वो लोग हमारी फैमिली को ज्वाइन करते हैं। तो आप लोगों को यही है दोस्तों, आगे बढ़ते जाइए,
अर्थराइटिस के लेवल को ठीक करते जाइए, अर्थराइटिस मुक्त बनाना है, आप इन प्रोटोकॉल्स के लेवल पर चलते जाइए दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने कल कनेक्टिव टिश्यू तक मैंने आपको मेडिसिन बता दी थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं ऑर्गन्स। हम लोग कहते हैं कि ऑर्गन्स के लेवल पर इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन काम करती है। मैं आज आपको पूरे ऑर्गन्स के मेडिसिन मुंह जबानी बताना चाहता हूं। ठीक है, ताकि जब आप कहीं पर भी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, आपको कभी भी किसी प्रकार की कॉम्प्लेन नहीं आना चाहिए। आपका पूरा प्रोटोकॉल तय होना चाहिए कि ये मेन है। मेन मेडिसिन तो सीख जाओ कि भाई मेन मेडिसिन कहाँ काम कर रही है। अगर मेन मेडिसिन सीख गए ना, तो बाकी तो सपोर्ट करना है। इन्फ्लामेशन हो तो क्या करो, कैसे करो, पहले हम ये पूरा सिस्टमेटिक बात करते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। जब ऑर्गन की बात आते हो तो ऑर्गन या स्ट्रक्चर को कहते हैं दोस्तों जो दो या ज्यादा प्राइमरी टाइप के टिश्यू के मिलने से बनता है। जो हमने देखा, एक ही जैसी सेल आपस में मिलकर जो एक जैसे काम करती है, एक जैसा फंक्शन है, एक जैसा स्ट्रक्चर है, वो मिलकर एक टिश्यू बनाती है। ठीक है, ऐसे कई टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। तो दो प्रकार के या दो से ज्यादा जो टिश्यूज का लेवल होता है, वो वहां पर टिश्यू कलेक्ट होते हैं और उस ऑर्गन का निर्माण करते हैं दोस्तों, जो ऑर्गन के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। यानी उन्हीं टिश्यू के लेवल पर डिपेंड करता है कि वो ये ऑर्गन इस प्रकार का काम करेगा। अगर मैं कहूं आंख से आप किडनी का काम करा लो और किडनी से आंख का काम करा लो, करवा सकते हो क्या? नहीं ना। इसलिए आपको समझना है दोस्तों। यही कारण है मैटी जी ने फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड की स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उन्होंने माना कि अगर फंक्शन में गड़बड़ होगी तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपके एनाटॉमिकल पॉइंट पे जाएगा, स्ट्रक्चर पे जाएगा। और जब फंक्शन और स्ट्रक्चर बिगड़ेंगे तभी तो कोई पैथोलॉजी आएगी, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। तो आप जो पैथोलॉजी आ गई उसको ठीक भी कैसे करोगे? पहले स्ट्रक्चर पे जाओ, स्ट्रक्चर को प्यूरिफाई करो, फिर फंक्शन को प्यूरिफाई करो। अर्थात दो फंक्शन। आप जो पैथोलॉजी डेवलप हो रही तो पहले फंक्शनल मेडिसिन सिलेक्ट करो, फिर स्ट्रक्चरल मेडिसिन सिलेक्ट करो। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल तय करना। स्ट्रक्चरल मेडिसिन का भी मैंने पाप काट दिया आपका। ठीक है, आपको क्लियर बता दिया ऑर्गेनोबूस्टर C1 से C17, आपको गैंग्रीनल फोर्ट दे दिया। ये दो ऐसे स्रोत दे दिए मैंने कि स्ट्रक्चर कहीं पे भी चेंज हो जाए, ऑर्गन पकड़ लो आप, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गेनोबूस्टर वहां काम करेगा। कौन सी पोटेंसी में आप दे रहे हो आप फंक्शनल मेडिसिन, वही पोटेंसी में वो मेडिसिन दे दो। अब देने का तरीका भी मैंने क्लियर कर दिया। अगर एक्यूट केस आता है D1 D2 D3 में करो ना प्रैक्टिस, 10 दिन 15 दिन महीने भर में क्लियर। ठीक है, अगर D1 D2 D3 को देखते हो तो D1 पॉजिटिव, D2 न्यूट्रल, D3 नेगेटिव। अगर आप D2 में प्रैक्टिस करते हो तो कोई टेंशन नहीं, किसी को कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता, ना एग्रावेट होता है। याद रखना मेरी बात को। ठीक है, तो ये एक्यूट में हो गया D1 D2 D3। जब आप क्रॉनिक में जाओगे तो जो इसेंस आप आजकल जो D4 D5 D6 में आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जो इसेंस दिया जा रहा है वो D4 दिया जा रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए एक्यूट कंडीशन में आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब आप क्रॉनिक में जाते हो तब आपका D4 D5 D6 काम करता है। D4 आपका पॉजिटिव, D5 आपका न्यूट्रल, D6 आपका नेगेटिव। ये आज की कंडीशंस है दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, जब आपको लगता है कि नहीं साहब क्रॉनिक तो ठीक है, क्रॉनिक तो है लेकिन बहुत ज्यादा डीप सीटेड है, बहुत गहराई में, और बहुत सारे ऑर्गन्स को, टिश्यूज को डैमेज कर चुकी है, तब आप कहाँ जाते हो? D7 D8 D9। D7 पॉजिटिव, D8 न्यूट्रल, D9 नेगेटिव। लेकिन D10 स्पेसिफिक होता है। अगर आपने बिना स्ट्रोक के मेडिसिन बनाई है, D10 एंटी कैंसरस हो जाता है। याद रखिएगा आप दोस्तों, बिना स्ट्रोक में। अगर आपने स्ट्रोक बनाई है तो फिर आपको 1000 पे जाना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इतना आपको जानना जरूरी है। कुछ ऑर्गन सभी चारों प्रकार के टिश्यू के मिलने से बने होते हैं दोस्तों। यानी कुछ ऑर्गन एक या दो टिश्यू से मिलने से बने होते हैं, और कुछ ऑर्गन आपके बॉडी में ऐसे होते हैं जो चारों टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए, जिन लोगों ने फिजियोलॉजी एनाटॉमी नहीं पढ़ी है, ऑर्गन बूस्टर नहीं पढ़ा है, गैंग्रीनल फोर्ट नहीं पढ़ा, या मेडिसिन का प्लांटेशन नहीं पढ़ा है, केवल 4 लाइन पढ़ी है मेडिसिन की, है ना, और बहुत सारी CME अटेंड करी, केवल और केवल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, केवल और केवल 38 मेडिसिन को इसने अलग बताया, उसने अलग बताया, उसी फेयर में हम कंफ्यूज हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ये ऑर्गन की मेडिसिन है, बस, बाकी कुछ नहीं। हमारे खुद के सेल्फ गाइडेंस है, सेल्फ नॉलेज से, अपडेट से आप आगे जाओगे दोस्तों। ऑर्गन में कई बार चारों टिश्यू होते हैं। अब चारों टिश्यू होते हैं तो आपके प्रोटोकॉल्स फेल हो जाते हैं। क्या करोगे आप?
उन टिश्यू के लेवल पर जो मेन टिश्यू का रूल होगा वो पहले उस मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग, जो वहां सबसे कम रूल होता है उसको नेगेटिव में डालिए। ये प्रोटोकॉल वहां पर तय किया जाता है। सबसे पहले वहां पर नेगेटिव वाला ठीक करो, उसके बाद पॉजिटिव वाला ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी रोग अगर पैदा होगा, अगर यहां से रोग पैदा हो रहा है तो पहले आपको इसको रोकना पड़ेगा। यानी यहां तक फैल गया, आप क्या करोगे? इस रोग को उखाड़ोगे तो यहां से उखाड़ोगे क्या? नहीं ना, आपको तो यहां से रोकना पड़ेगा, इसको रिवर्स डालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करोगे? हाई पोटेंसी की मेडिसिन आपको देना पड़ेगी, इसके बगैर आप वहां पर रोग ठीक नहीं कर पाओगे। ये फिलॉसफी है दोस्तों। इसीलिए जब आप यहाँ पर टिपिकली ऑर्गन्स की बात करते हो तो ऑर्गन्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बिहाफ पर दो प्रकार के होंगे, याद रख लेना आप। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अकॉर्डिंग ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्यूबुलर या होलो ऑर्गन। ठीक है, ट्यूबुलर यानी ट्यूब निमा स्ट्रक्चर या होले खोखले स्ट्रक्चर, स्प्लीन, लीवर, ठीक है, ब्रेन, ये क्या है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, कई ऑर्गन्स आपको नजर आएंगे, लेकिन आप देखते हो आपकी नाक ट्यूबुलर, इसोफेगस ट्यूबुलर, आपकी इंटेस्टाइन ट्यूबुलर। ठीक है, बहुत सारे अंदर भी देखोगे ट्यूब निमा स्ट्रक्चर होते हैं। यानी आप आर्टरीज ले लो, वेन्स ले लो, क्या है? ट्यूब निमा स्ट्रक्चर है। केवल ट्यूब के माध्यम से इधर से उधर फ्लूइड को या खाने को सप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, इसीलिए पहला होता है ट्यूबुलर या होलो ऑर्गन्स, और जो दूसरा होता है वो होता है पेरेन्काइमल ऑर्गन्स। यानी बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो केवल पेरेन्काइमल ऑर्गन होते हैं। अब पेरेन्काइमल ऑर्गन तो आप लोगों को पता है दोस्तों, ब्रेन भी पेरेन्काइमल ऑर्गन की श्रेणी में आएगा, लंग्स भी आएगा, हार्ट भी आएगा, स्टमक भी आएगा, इंटेस्टाइन भी आएगा, लीवर भी आएगा, गॉल ब्लैडर भी आएगा, पेनक्रियास भी आएगा, किडनीज भी आएंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है, क्योंकि इनके कैरेक्टर बहुत के दोनों में आते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टर फंक्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो कोई बना रहा है तो वो आएगा आपका दोस्तों पेरेन्काइमल ऑर्गन में, और जो ट्यूबुल्स के रूप में जाएगा वो कहलाएगा, जो केवल भेजने का काम करता है वो ट्यूबुलर या होलो ऑर्गन के रूप में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए आपको ये पूरी बारीकियां पता होना चाहिए। अगर आपको पता चल गया, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको पता कर लेना कौन सी मेडिसिन ट्यूबुलर या होलो मस्कुलर पे काम करती है और कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो सब जगह काम करती है। बस इतना से समझना है। अगर समझ गए, आप देखो हमारे सीनियर्स को, हमारे से आगे नाम रोशन कर रहे हैं दोस्तों अपना। ठीक है, जब आप सिस्टम की बात करते हो तो जैसे आपने ये सिस्टम पढ़ा कि भाई ट्यूबुलर ऑर्गन है, होलो ऑर्गन है, पेरेन्काइमल ऑर्गन है, ऐसे कई ऑर्गन्स के लेवल के मिलने से दोस्तों सिस्टम बनता है। ठीक है, हर सिस्टम का काम अलग अलग है, हर सिस्टम एक दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करता है। यदि आपको पता ही नहीं है कि कार्डियक सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही तो उस पर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्या होगी, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसमें कार्डियक में प्रॉब्लम क्या होगी, यदि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उसका एंडोक्राइन पे काम क्या होगा। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है तो हेड्स अप, आपको, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप केवल प्रोटोकॉल के बेस पर कुछ समय के लिए आप रिस्पॉन्स दे सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोपैथ में यही कारण है 75% केसेस फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग केवल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेल रहे हैं, हमारा नॉलेज जीरो बटे सन्नाटा है। इसीलिए हमारे ग्रुप ने जिम्मेदारी ली कि नहीं यार, हम भी, हमारा भी मोटिवेशन हो रहा है, हम लोगों का बहुत नॉलेज बढ़ गया है। ठीक है, हम भी कुछ नहीं थे, हमें भी कुछ नहीं मिला 25 साल में, आज हम जो देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा इसलिए फीडबैक बढ़ गया है कि हमारे हाथ बढ़ गए। हम 946 डॉक्टरों का ग्रुप बन चुका है हमारे ग्रुप में। ऐसे तो मैं पढ़ा रहा हूँ टोटल 2700 डॉक्टर है, लेकिन हर डॉक्टर इतना कैपेबल नहीं है कि वो इस नॉलेज के लेवल पर पहुंच पाए, क्योंकि कई लोग केवल प्रोटोकॉल के लिए जुड़ते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पहले लेक्चर खत्म हुआ उसके बाद गायब हो जाते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं, हमको उनसे कोई अपेक्षा नहीं, वो आगे बढ़े नहीं बढ़े उनके ऊपर है, लेकिन जो लोग मेहनत करना चाहता है हम सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है, हमें जितना समय मिलता है हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक सिस्टम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गन का ग्रुप होता है जो आपस में मिलकर एक जैसे या एक दूसरे से रिलेटेड काम करते हैं और बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा करने का काम करते हैं। इसीलिए प्रत्येक सिस्टम का एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। ठीक है, और इसीलिए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम देख लो, फूड पार्टिकल के डाइजेशन के साथ वहां पर कंसर्न होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लो, अनवांटेड सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जुड़ा होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर लो, ऑर्गन के बीच सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करके इंटरलिंक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन की सप्लाई, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता तो हमारी स्पीसीज कैसे बढ़ती? ठीक है, स्पीसीज को बढ़ाने के लिए इन्वॉल्व होता है। जब आप इंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हो तो हमने तो कहा आवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम बॉडी की ग्रोथ और नॉर्मल लाइफ को मेंटेनेंस करने में, रिस्टोरेशन में, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम का बहुत बड़ा रेगुलेशन के साथ में कंसर्न होता है दोस्तों। इसीलिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या करता है? बॉडी की स्थिरता, स्टेबिलिटी और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यही कारण है दोस्तों, नर्वस सिस्टम आपके बौद्धिक ज्ञान और ज्ञान के साथ आपकी पूरी बॉडी के मूवमेंट के लिए, यानी हरकत करने के लिए, एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी प्रोसेसेस एक दूसरे से लिंक नहीं है क्या? आप मुझे बता दीजिए। अगर लिंक है तो फिर आप मुझे बताइए, क्या आपको नर्वस सिस्टम की कोई डिसीज हुई है? आप D4, D5, D6, D10 तक कवर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मुझे करके बता दीजिएगा। पैरालिसिस के लेवल पर जितने भी D4, D5, D6 करने वाले लोग हैं दोस्तों, वो पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमारे ग्रुप में एक छोटा सा डॉक्टर जो भी 4 महीने 5 महीने जुड़ने को हुए हैं, वो S5, N1, F1, S1 इनका 1000 पोटेंसी में यूज करके बोल रहा है कि साहब देखो इसका मूवमेंट आ गया, देखो साहब हमने इसको चला दिया। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने वहां पर किस प्रकार से इस पूरी कंडीशंस को डेवलप किया है दोस्तों। यही कारण है ये तमाम प्रैक्टिस हम लोगों के लेवल पर दोस्तों, हमारे जो पर्टिकुलर मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स के लेवल पर हम लोगों ने इसको डेवलप किया है दोस्तों। यही कारण है टेबल प्रैक्टिस में आप लोगों को, जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इसी लेवल पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, मैं आज आपको यही सिखा रहा हूं, मैं ज्यादा आपको डिटेल नहीं दूंगा। ठीक है, आपको मैं केवल इतना बता रहा हूं, अगर मान लो किसी को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो कौन सी मेडिसिन सिलेक्ट करोगे? आपका कंसिडरेशन केवल पार्ट पे जाइए, आप ब्रेन के पार्ट पे जाइए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सिलेक्ट करना है कि भाई चलो ठीक है ब्रेन में सिलेक्ट करना, तो पहली मेडिसिन तो आपको पता है ब्रेन में C1 काम करता है, S1 काम करता है, A1 काम करता है, W काम करता है, RE काम करता है, Y काम करता है, F2 काम करता है। ठीक है, आपको सिलेक्टेड है, जिन्होंने 4 महीने का कोर्स किया है उनको पता है कि ये काम कर रहा है। अब अगर ये काम कर रहा है तो पूरे ब्रेन के प्रोटोकॉल्स आपको निर्धारित हो गए। केवल 4-5 मेडिसिन और है जो इंटरनल सपोर्ट करती है, एक्सटर्नल सपोर्ट करती है, आप उसका उपयोग करते हो। S12 याद कर लीजिए, वर्वन याद, ये बहुत सारी मेडिसिन है, C3H3। ठीक है, ये अंदर जाकर काम करते हैं जब नेगेटिव करोगे। आप पॉजिटिव में काम कराओगे तो एग्रावेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको ऑर्गन्स की रेमेडी अगर पता चल गई। अब आप कहते हो साहब P1, P2, P3, P4, P1 केवल एडल्ट मेल को दीजिए, P2 आप सबको दे सकते हो, ट्यूबरकुलोसिस के लेवल पर, लंग्स के लेवल पर दीजिए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन होता है, एडल्ट है P1 दीजिए, लोअर होता है P2 दीजिए। ठीक है, ये क्लियर। अब P3 का लेवल है, अगर बच्चा 10 साल से छोटा है P3 दीजिए, फीमेल है P3 दीजिए, अगर 40 साल से ऊपर है P4 दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि आपने वर्क देखा है, आपने वर्क देखा इसलिए आपने बताया कि वहां पर बॉडी का डेवलपमेंट, उसके सॉफ्टनेस, उसके हार्डनेस, उसके वर्क करने के तरीके के आधार पर ये मेडिसिन आपने डिवाइड कर दी। तो फिर कैंसरस ग्रुप अगर आप देखोगे तो कैंसरस ग्रुप क्या करेगा? कैंसरस ग्रुप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाए। ठीक है, डिसीज के स्टेट के अकॉर्डिंग बनाए। अगर कोई बीमारी अगर पर्टिकुलर सेल में शुरू होती है C1, बॉयल्स होता है C1 सबसे पहले, एब्सेस होता है C1, आप पहले C1 दो। अगर आपको लगता है नहीं साहब ये तो टिश्यू फ्लूइड में चला गया, सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पर, पस बढ़ गया है, आप C2 दे दो। अगर आपको लग रहा है नहीं साहब डीप वाउंड हो गया है, घाव डीप में चला गया, गैंग्रीन जैसी कंडीशन में C3 का काम बहुत जबरदस्त होता है। डीप सीटेड काउंट में सुपरफिशियल हो S5, C5, डीप में S3, C3। क्यों बता रहे हो भाई ये? ठीक है, इसलिए बता रहे हो क्योंकि ये ऑर्गन पे काम करने का मैटी जी ने खुल के बताया है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जोड़ ही नहीं पा रहे हैं ना, हमको प्रैक्टिकल है ही नहीं नॉलेज। ठीक है, डॉक्टर बनना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी बन सकते हो आप, लेकिन डॉक्टर की क्वालिटी पैदा करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और वही ईएच को बदनाम कर रहा है, वही ईएच को डिमोटेट कर रहा है। अगर आप जैसे कई डॉक्टर्स अपने अपने एरिया में एक डॉन बन के उभरते हैं ना, अभी तक 25 साल 50 साल कितने साल हो गए हम लोगों को, आज भी लगे हुए हम। ठीक है,
मान्यता तभी मिलेगी जब आप जैसे लोग अपने हर जिले में एक बड़ा से बड़ा डॉन बैठा हो, हर तहसील में 10-12 डॉक्टर हमने बैठे हो और लोग कहते हो नहीं यार उधर नहीं जाना, वो चलते हैं वहां डॉक्टर के पास। वो है यार कोई पानी वाली दवाई देता है, वो तरह तरह की दवाई देता है, स्प्रे करने को दे देता है, सूंघने को दे देता है, एक्सटर्नल अप्लाई को दे देता है, यार पता नहीं क्या क्या जादू करता है। ठीक है, अगर ये चीज आप में आ गई ना तो ये मान्यता ऐसे 10 दिन में मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन हम लोग क्वालिटी नहीं है, जब आपका पास कोई एग्जामिनर आता है और आप उसको जवाब नहीं दे पाते हो तो वो हमारी सबसे बड़ी क्रॉस कंडीशन है दोस्तों। अब ऐसी कंडीशनें डेवलप हो रही है कि गवर्नमेंट को भी समझ में आने लग गया है कि कैंसर जैसी कंडीशन को भी पेन के बंद कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, अच्छा पेशेंट को रिलीफ दे रहे हैं। अगर है ऐसा तो आप करके तो बताइए। ठीक है, आप करिए, फिर बाद में पूछिए कि गवर्नमेंट मान्यता नहीं देती। आप करते ही नहीं हो तो गवर्नमेंट मान्यता की बात करते हो। 100 में से 90 डॉक्टर एलोपैथ हैं, इलेक्ट्रोपैथ के। हम 10% लोग हैं जो इस जंग को लड़ रहे हैं और पूछते वो हैं। हम नहीं पूछते कभी मान्यता, हमको बुलाते तो हम चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन मान्यता के लिए वो करते हैं एलोपैथ वाले। क्या मदद कर रहे हो भाई आप अपना घर भर रहे हो, ये के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ऑर्गन्स पे जाइए आप ऑर्गन्स के लेवल पर जाओगे ना तो बहुत। अब मान लो किडनी के लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बता दो किडनी के लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप करके देखो। किडनी के लेवल पर आया तो आपको सीधा फंक्शन हो गया भाई S6C6। अगर आपको बहुत ज्यादा वहां पर एग्रावेशन हो रहा है, आप रिलैक्स कर दो, वाई दे दो। आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, बी दे दो। ठीक है, आप देखो यूटीआई हो रहा, यूटीआई में पस सेल जा रहा, एपिथेलियल सेल जा रहा, बैक्टीरिया जा रहा, ब्लड जा रहा, प्रोटीन जा रहा। ठीक है, आपको पेशेंट को ठीक करना, क्या करोगे, कैसे करोगे? डेंजरस कंडीशन है, मॉडर्न साइंस के तो एडमिट हो जाओ, लाओ 1 लाख रुपए। ठीक है, पेशेंट घबरा जाता है, यार ये क्या हो गया, कोई मेजर डिसीज है क्या? लेकिन आप और मैं क्या करते हैं, ले भाई एक काम कर, ये 10 दिन की मेडिसिन ले जा, 10 दिन बाद दिखाना। और 10 दिन बाद पेशेंट आओ, अरे साहब ये तो पास जा रहा था, मेरे को ब्लड जा रहा था, प्रोटीन जा रहा था, कहाँ है? कुछ भी नहीं, 0 सन्नाटा। 1 से 2 इपिथेलियल से, 2 से 3 पस सेल, ब्लड गायब, प्रोटीन गायब, बैक्टीरिया गायब। क्या करा आपने? S6C6L1YV दे दिया। किसमें दिया? D6 में दिया। अगर प्रोटीन नहीं जाता तो मैं D2 में देता हूँ, S6C6YV D2 में दे दो आप। अगर प्रोटीन ना जाए और प्रोटीन जाए तो इसको आप दोस्तों वहां पर नेगेटिव कर दो, D6 में दे दो, 3rd डायलेशन में दे दो, 10th में दे दो, 200 में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे कवर हो जाएगा। ठीक है, ये काम, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आपका कंसंट्रेशन केवल और केवल सेल पे, टिश्यू पे, ऑर्गन पे जाइए। अब ऑर्गन पे जाओगे तो सिस्टम क्या कवर नहीं होगा? आप मुझे बताओ, जीआईटी खराब हो गया आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, माउथ से आपका इंटेस्टाइन तक प्रॉब्लम आ रही है। आप मानते हो एसिडिटी को केवल S10W यानी नेचुरल टॉनिक आप 2nd डायल्यूशन में देते रहिए, एसिडिटी गायब हो जाएगी। केवल S10W दे दीजिए आप नेगेटिव में, आप देखिए एसिडिटी गायब हो जाएगी। अगर ऐसा है तो एसिडिटी तो स्टोमक से बन रही है, ये कैसे कवर हो गया भाई? स्टमक की मेडिसिन तो दी नहीं आपने, S10W तो इंटेस्टाइन की दी। आपने क्या करा, जब इंटेस्टाइन को मोटिवेट किया तो इंटेस्टाइन से लिंक क्या ढूंढी आपने? आपने लिंक ये ढूंढी कि पैनक्रिटिक जूस का सिक्रेशन, बाइल जूस का सिक्रेशन, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन, जब आपने वहां स्ट्रांगली प्रिपेयर कर दिया। यही तो है जो एसिड चाइम जब स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन में आएगा, एसिड कंटेंट लेकर आता है। उस एसिड कंटेंट को आपने यहां से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब न्यूट्रलाइज कर दिया मतलब आपने एसिडिटी खत्म कर दिया। अब कई लोग तो S2C15Y पे चल रहे हैं, कई वहां चल रहे हैं। ठीक है, अब कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको एसिडिटी उनके कॉन्स्टिपेशन के कारण डेवलप होती है। ठीक है, मल आगे जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा एसिड कंटेंट पड़ा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो होता क्या है, S2C10L1F1B D5 की गोली दे दो, चेस्ट में पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, GERD जैसे सिम्टम हो रहे हैं, गैस्ट्रिल्जिया हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है, पेशेंट को खाने का मन नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, पेन हो रहा है, अचानक खाना खाया, बैक साइड में पेन होने लग गया। आप दे दो S2C10L1F1B D5, आप उसको देते रहो, देखो कितनी जल्दी गैस्ट्रिल्जिया दूर होता है। 24 घंटे में गैस्ट्रिक पेन, चेस्ट पेन चला जाएगा और दस्त तो साफ होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर कौन सा स्लास यूज किया? ठीक है, कौन सा स्लास आपने यूज किया? यही कारण है दोस्तों, बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको देखने के हैं, समझने के हैं। अगर आप ये समझते गए, आप मान लीजिएगा आप परफेक्ट लेवल को मेंटेन कर जाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये नहीं समझ में आएगा ना तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे आपके लाइव जो होता है ना, आप
उसी लेवल पर काम करते करते थक जाओगे, आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे दोस्तों। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करो, दम के साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये हमने छोटी सी बात करी जो आपके फिलोसॉफिकल पॉइंट के लिए बहुत जरूरी था दोस्तों। दूसरी बात, आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल के लेवल पर जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको सामने देखने को मिलेगी दोस्तों। प्रत्येक सेल एक सेल बॉडी और एक मेम्ब्रेन जो सेल बॉडी को कवर किया रहता है उससे बनी होती है, ठीक है। आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगा। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो प्रत्येक सेल एक सेल बॉडी, ये अंदर का जो है ये पर्टिकुलर सेल बॉडी है और उसको कवर की हुई एक मेम्ब्रेन है जो सेल बॉडी को कवर किए रहती है दोस्तों। सेल बॉडी के भी दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो पड़ा रहेगा साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है। इतना अगर आपको पता है ना तो आपको पता चल जाएगा। जितने भी लोग अभी सीनियर है ना वो पर्टिकुलर हार्मोन्स की बात करते हैं, उन्होंने हार्मोन्स का चैप्टर पढ़ा है। आपको याद रखने का, प्रत्येक सेल के स्ट्रक्चर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपका ये सेल मेम्ब्रेन, ये आपका साइटोप्लाज्म और ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। आप इस चीज को समझ जाओगे ना तो आप बहुत परफेक्ट लेवल पर जाओगे। आपकी मेडिसिन क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, आपको समझने का है। जब इस हम बोलते हैं अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एंड पार्टली मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। यहाँ पर दोनों काम कैसे करेगा, ये आपका न्यूक्लियस है जो नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपके साइटोप्लाज्म है जो आपकी बॉडी के डेवलपमेंट से जुड़ा होता है और इस सेल के लेवल से ये सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल्स को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी हार्मोनल और जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करेगा ना तीन तरह से काम करेगा। पहला, कुछ रिसेप्टर होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं, कुछ रिसेप्टर होते हैं जो साइटोप्लाज्म पे होते हैं और कुछ रिसेप्टर होते हैं जो डायरेक्ट न्यूक्लियस पे काम करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टिमुलेशन, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलेशन जब आप यहां पर काम करोगे तो आप अगर यहां पर पॉजिटिव में देते हो आप डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन पे काम कर रहे हो। सेल मेम्ब्रेन के लेवल से न्यूट्रिशन को डालकर उसको स्टिमुलेट कर रहे हो कि आपको ये प्रतिक्रिया करना है, आपको ये काम कराना है, ठीक है। आप जब यहां से थोड़ा सा नेगेटिव डाइल्यूट करोगे आप साइटोप्लाज्म पे जाकर काम कर रहे हो, लेकिन आपने जब मोर नेगेटिव कर दिया ना सीधा आपने न्यूक्लियस पे जाकर काम किया, ठीक है। अब याद रखना ये बताने का तरीका आपको इंडोक्राइन ग्लैंड पे बहुत इजीली समझ में आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक वही मिलता है, ठीक है। इसीलिए वहां पर आपको बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये तीन चीजें याद रखना है कि सेल के पर्टिकुलर रिसेप्टर जो बाहर होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं और न्यूक्लियस में होते हैं और उन तीनों रोल से तीनों तरीके से आपकी बॉडी का फंक्शन देखने को मिलता है। अगर ये है तो फिर आपको थोड़ा सा कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि भाई सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन काय की बनी हुई है भाई, हम कैसे उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, कैसे उसके फंक्शंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल गया तो आप मुझे बताइए अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना आप कर सकते हो या नहीं, ठीक है। ब्रेस्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन है या नहीं, ठीक है। ट्यूबुलर और होलो मस्कुलर ऑर्गन दोनों है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें दूध की नलियां हैं, मसल्स है, क्या आप डेवलप कर सकते हो? ऑफ कोर्स C2 थर्ड, फिफ्थ, 10, 30, 100, 200, 200 जाते जाते ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल कंप्रेस नहीं बताऊंगा, वो डिसीज के लेवल पर बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें जब आपको समझ में आती है तो आप जब डेवलपमेंट करना चाहते हो डेवलप कर सकते हो। जब आप इस प्रकार से देख रहे हो तो आप देखो किसी के ब्रेस्ट के साइज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। अब जब बहुत इंप्रूव हो गए तो क्या रिड्यूस कर सकते हो? ऑफ कोर्स वी कैन, हम कर सकते हैं, हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। हाई पोटेंसी से नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओ, ठीक है। आप सबसे पहले 3 डोज C2 का दो 1000, उसके बाद 200 वीकली 1 महीना, उसके बाद में 100, 30, 10, जैसे ही 6 मंथ या 1 ईयर के लगभग आता है, मैक्सिमम 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, उसका भी एक्सटर्नल कंप्रेस बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं क्योंकि हमने किया है, हमने देखा है। तो प्रैक्टिकल में भी मैन परफेक्ट, वही
इलेक्ट्रोमेपैथ है दोस्तों। जब आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हो, एक प्रोटेक्टिंग शीथ होती है। भाई आप कपड़े पहनते हो तो अल्ट्रावायलेट रे से, डस्ट से, हवा से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके बॉडी को पहनते हो ना। ऐसे तो लोग नंगे घूमते हैं, बहुत सारे देशों में चले जाओ आप, देखो ऐसे ही घूमते रहते हैं, वो केवल अंडरगारमेंट पहनते हैं और घुमा करते हैं, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों उनमें उसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। ठीक है, हमारे यहाँ घूम के बता दो क्या ना, आपके वहां तो ठंडा ही है, हमारे यहाँ घूम के बता दो। ठीक है, न केवल एटमॉस्फेयर, इवन हमारी आंखें उनको फोड़ देगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव शीट होती है दोस्तों, जो सेल बॉडी को इन्वलप किए रहती है, उसको ढकी रहती है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं दोस्तों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, ये मेम्ब्रेन सेल के बाहर फ्लूइड को डिफरेंशिएट करती है, यानी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है उससे उस सेल को डिफरेंशिएट करती है। जो फ्लूइड सेल्स के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंटरसेल्यूलर नहीं, इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर, इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच में। ठीक है, इसीलिए इसको इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कह लेते हैं दोस्तों। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, अर्धपारगम्य। ठीक है, इसीलिए कुछ सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में लगातार फ्री वहां पर मूवमेंट करते रहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपकी मेडिसिन बड़ी आसानी से अंदर जाती है और बाहर आती है। इसीलिए इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन बहुत ही ब्रिलियंट वर्क करती है, क्योंकि हम लोग उस प्लांट के एंजाइम्स का उपयोग कर रहे हैं। उस एंजाइम्स को जब वहां प्रोवाइड किया जाता है, जिस प्रोसेस के लिए वो एंजाइम बना है, उस प्रोसेस को वहां पर अप्लाई किया जाता है, और वो प्रोसेस जब प्रॉपरली हो जाती है, रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस अलग अलग होती है, यानी हर जगह पर अपने काम के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होगी वो डिफरेंट होती है। इसीलिए 75 से 111 आर्म स्ट्रॉन्ग इसकी थिकनेस नजर आती है। इसीलिए दोस्तों आज मुझे थोड़ा कहीं जाना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, कल इसका डिटेल आपको बताऊंगा। जब सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन की बात करेंगे दोस्तों, टोटल 3 प्रकार के सब्सटेंसेस का बना होता है। इसलिए याद रख लेना, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर आप करेक्ट कर रहे हो, आपका बॉडी करेक्टली डेवलप हो रहा है। अगर आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस करेक्ट नहीं हुई, इनकरेक्ट हुई, आपकी पूरी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी दोस्तों। याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन 3 प्रकार के सब्सटेंसेस का बना हुआ है। पहला होता है प्रोटीन्स, यानी आपकी सेल मेम्ब्रेन 55% प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड्स 40% लिपिड का बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? केवल 5%, ओनली 5%। अब आप मुझे बताइए कि जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ की बात आती है, आप क्या करते हो? इसीलिए तो प्रोटीन का उपयोग करते हो ना। अगर आपको किसी की लाइफ बढ़ाना, हाइट बढ़ाना, किसी की हेल्थ बढ़ाना, आप क्यों प्रोटीन देते हो? आया समझ में आपको? ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, फिलोसॉफी है इलेक्ट्रोमेपैथ की, हम किसी से कम नहीं है। याद रखना, आप प्रोटीन जब 55% आप दे रहे हो, तो आपके प्रोटोकॉल के साथ अगर प्रोटीन पाउडर चला दोगे तो किसी की हेल्थ मेंटेन करना संभव है या नहीं? आप बता दीजिए मुझे। 100% गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, दूसरी बात, यदि किसी को लिपिड्स 40% है आपकी सेल मेम्ब्रेन में, तो क्या ऑयली चीजें आपको खाना चाहिए? आपसे पूछता हूं, तेल घी आपको खाना चाहिए? आप खाइए, लिमिट में खाइए। अगर आप एबनॉर्मल खाते हैं, आपकी बॉडी में लगातार कम ज्यादा हो रहा है, 40 साल के बाद हिंदुस्तान में आप किसी की भी टेस्ट करा लो, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बड़ा ही मिलेगा। जबकि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, सेल के वर्क को, फंक्शंस को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत नेसेसरी है। लेकिन क्या हो रहा है, हम उसको गलत कर रहे हैं। अगर मैं आपको लगातार कहूं चलो आप हलवा खा लो 25 दिन, 1 महीना खा लो, दोस्तों 20 दिन तक आदमी दम भर लेगा, 25 दिन तक, 29 दिन तक भर लेगा, 30वें दिन हलवा खाते वोमिटिंग कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में उसका एडॉप्टेशन बंद कर दिया, अजरन हो गया, बॉडी को एडॉप्ट नहीं कर रहा। यही यही चीजें आपको दोस्तों आपके पूरे बॉडी के लेवल पर देखने को मिलेगा कि अगर आप आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को, डेली रूटीन को मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं मेजर डिसीज को डेवलप करते हुए नजर आ रहे हो दोस्तों। इसीलिए कह रहे हैं, आज के समय में पॉल्यूशन का इफेक्ट आपकी बॉडी में फट से हो रहा है, तो क्या आपकी मेडिसिन पे नहीं होगा? और मेडिसिन पे हो रहा है तो क्या आपका D4 D5 D6 जो पहले कोल्ड फर्मेंटेशन से बन के आता था, ऐसा जादू जैसा काम करता था, लेकिन अब आप किसी भी मेडिसिन को ले लो, D4 D5 D6 में वो रूल नहीं मिलता जो पहले मिलता था। हमने तो देखा है दोस्तों, तब हमारी बदकिस्मती थी, हमें इतना नॉलेज नहीं था। आज हमें नॉलेज है तो वो कोएफिशिएंट मेथड है ही नहीं हमारे पास। अभी हॉट फर्मेंटेशन की चीजें मौजूद है दोस्तों। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, इनका पूरा डिस्क्राइब हम लोग कल करेंगे। ठीक है,
अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चनिंग है 5 मिनट में आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि आज मेरे साले साहब के बच्चे की सगाई है, मुझे जाना है दोस्तों। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी गिरीश सर। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद कपिल सर। जी ठीक है सर आज दोस्तों। आप जाके आ जाए, कल पूछ लेंगे आपसे। हाँ आपको ठीक है, आप तो बात जा रहा है ना, आप जी। तो आज तो आप आराम से जाके आइए, कल आपसे बात करेंगे सर। जी कल आप नमस्ते सर जी। जी नमस्कार सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का कैसे करेंगे? थैंक यू सर। मैडम लीवर का ड्रॉप मैं बता चुका हूँ, आप उस ग्रुप में हो, लीवर ड्रॉप दे दो, लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, उसके साथ H6C6L1Y दे दो, ठीक है। Thank you, H5CPL sir. A3L1W D5 में दे दो, लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, ठीक है। थैंक आप यू, इसके आज साथ- बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा सर। थैंक्स जी। अ लॉट।